हेलो एवरीवन। आज का हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये है राइटिंग टास्क 2 के ऊपर आया इसका। और टॉपिक हमारा है लोएस्ट लिमिट टू वर्किंग आवर्स। देखो पहले सबसे पहले स्टेटमेंट डिस्कशन करेंगे। स्टेटमेंट क्या है? सम कंट्रीज हैव इंट्रोड्यूस्ड लॉज टू लिमिट द वर्किंग आवर्स दैट एन एम्प्लॉयर कैन आस्क फ्रॉम एन एम्प्लॉय। सम कंट्रीज, कई कंट्रीज ने क्या किया है, हैव इंट्रोड्यूस्ड लॉज, कई कंट्रीज ने क्या किया है, लॉज को इंट्रोड्यूस किया है टू लिमिट द वर्किंग आवर्स, ताकि वर्किंग आवर्स के ऊपर लिमिट लगाई सकते हैं। दैट एन एम्प्लॉयर कैन आस्क फ्रॉम एन एम्प्लॉय व्हाई दीस लॉज आर इंट्रोड्यूस्ड, इज दिस अ पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेंड? ये कानून क्यों बनाए गए हैं और ये पॉजिटिव ट्रेंड है, ये नेगेटिव ट्रेंड? तो देखो सबसे पहले तो कई कंट्रीज में लॉज इंट्रोड्यूस किए गए हैं। अब थोड़ा सोचते हैं कि नए नए कानून क्यों बनते हैं, ताकि एक्सप्लॉयटेशन ना हो, यानी शोषण ना हो लोगों को। इसलिए कोई किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो कंपनी अपनी मनमानी ना करे, इस चीज से बचने के लिए कानून लाए जाते हैं ताकि आम पब्लिक की एक्सप्लॉयटेशन ना हो। जैसे कि अगर अपन बात करें बिफोर 1947, यहाँ पर क्या था, ब्रिटिश का रूल था इंडिया में। तो उस समय क्या था कि अंग्रेज अपनी मनमानी करते थे, अपने हिसाब से काम करवाते थे, लॉज में। और जब लॉज इंट्रोड्यूस किए तो उससे क्या हुआ, मतलब कि एक सिस्टम बन गया काम करने का। इस तरह से फॉर एक एग्जांपल के लिए, तो लॉज को इंट्रोड्यूस करने का कारण क्या है, वाई, ताकि एक्सप्लॉयटेशन कम हो सके। जो आम पब्लिक के जो काम करते हैं फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में, उनकी एक्सप्लॉयटेशन ना हो, हैरेसमेंट ना हो, और नो डाउट ही पॉजिटिव डेवलपमेंट मिलेगा। तो अब इसी पॉइंट को हम डिस्कशन करते हैं हमारा राइटिंग क्लास में। सबसे पहला हमारा क्या इंट्रोडक्शन है, वो क्या लिखा है, इन मैनी कंट्रीज इट इज कॉमन फॉर द स्टेट, स्टेट का मतलब है सरकार, स्टेट का मतलब क्या है, गवर्नमेंट, टू कंस्ट्रेन द नंबर्स ऑफ क्रॉप। कंस्ट्रेन का मतलब क्या होता है, रोक लगा। इन मैनी कंट्रीज, कई सारे देशों में, इट इज कॉमन, ऐसा बिल्कुल कॉमन है, फॉर द स्टेट टू कंस्ट्रेन नंबर ऑफ आवर्स पर्सन कैन वर्क विद इन अ गिवन डे, कि एक पर्सन एक दिन में कितने घंटे काम करेगा, इसके ऊपर रोक लगाई जाती है, ऐसे कानून लगाते हैं, ऐसे कंस्ट्रेन किया जाता है। In my opinion, मेरे ख्याल में this law is designed to discourage exploitation, ताकि एक्सप्लॉयटेशन कम कर सके। ये पहला कारण है। And is decided by positive outcome, और ये ओवरऑल एक पॉजिटिव बात है। देखो ये हमारा क्या इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट लाइन के अंदर पैराफ्रेजिंग किया, जो गिवन स्टेटमेंट था उसको हमने एज इट इज लिखा। उसके बाद हमने वाई का जवाब लिखा कि वाई आर दीज लॉज इंट्रोड्यूस, हम ब्रीफ में एक लाइन में जवाब दे रहे हैं। हम ये लॉज इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि हम एक्सप्लॉयटेशन को डिस्करेज कर सके, और ये ओवरऑल एक पॉजिटिव ट्रेंड है। अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा क्या है BP1, और BP1 में हम क्या करेंगे, हम अपनी पहली बात को डिस्कस करेंगे, दिस लॉ इज डिजाइन्ड टू डिस्करेज एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि हम एक कानून लाते हैं एक्सप्लॉयटेशन को डिस्करेज करने के लिए, हम कानून लेकर आते हैं। इसी बात को हम एक्सप्लेन करेंगे BP1 के अंदर, ठीक है ना। द मेन रीजन द एवरेज वर्क डे इज लिमिटेड बाय द लॉ is that otherwise companies could take advantage of the employees, कि कंपनीज क्या कर सकती हैं, अपने एम्प्लॉइज का फायदा उठा सकती हैं। अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए हम एक एविडेंस दे रहे हैं, सबूत दे रहे हैं, ठीक है ना। द एविडेंस ऑफ दिस कम्स फ्रॉम पास्ट सेंचुरीज, पिछले बीते सेंचुरीज में दिखता है कि सच लॉज वर बिफोर सच लॉज वर पास्ट, जब ऐसे कानून बने थे उससे पहले, ऐसा बिल्कुल स्पष्ट देखने को मिलता है हिस्ट्री के अंदर। अराउंड द बिगिनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आसपास, इट वाज अ कॉमन प्रैक्टिस इन यूरोपियन कंट्रीज फॉर इंडिविजुअल्स टू वर्क 12 to 16 आवर्स अ डे। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हुआ था या होने वाला था, उस समय यूरोपियन कंट्रीज में 12 से 16 घंटे वर्कर्स काम करते फैक्ट्रीज के अंदर। और ये क्या था, ये एक्सप्लॉयटेशन था। और इस तरह की एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए ही क्या है, ऐसे लॉज बनाए जाते हैं जिसमें हम वर्किंग आवर्स को कंस्ट्रेन करते हैं, लिमिट करते हैं। सो इट वाज अ कॉमन प्रैक्टिस इन यूरोपियन कंट्रीज फॉर इंडिविजुअल्स वर्क 12 to 16 hours a day. If an employee protested, then they might be fired or even physically harmed. और अगर कोई मतलब कि इसका विरोध करता था तो उसको फिजिकली हार्म करते थे या गोली भी मार देते। तो ये हमने क्या लिखा कि ये क्यों बनाया गया, हम क्या कर रहे हैं, वाई का जवाब। तो वाई का जब हमने जवाब दिया, पहला हमने समझा भाई, हमने बेसिक बात लिखी, कंपनी फायदा उठा सके, और बाद में हमने इसको क्या किया, एक्सप्लेन किया। उसको क्या किया, एक्सप्लेन किया, उसका एविडेंस भी दिया, ठीक है ना, और एग्जांपल भी दिया यूरोपियन कंट्रीज। तो एक्सप्लेन भी करना जरूरी है, और आपने यहाँ पे यूरोपियन कंट्री का क्या कर दिया, एग्जांपल दे दिया, और एग्जांपल देना भी जरूरी है। जब टास्क 2 करते हो तो मेक श्योर करो
कि पहले आप एक लाइन लिखें, उसको समझाएं, फिर उसको एक्सप्लेन करें व्हाई एंड हाउ, फिर उसका एग्जांपल दें, तो इससे आपका स्कोर बूस्ट होगा, राइट, है ना। ओके, देखो नेक्स्ट हमारा बीपी2 बन गया। तो बीपी2 में क्या लिखेंगे कि ये पॉजिटिव है, ओवरऑल इसी बात को हम क्या समझाएंगे, बीपी2 को समझाएंगे। अब समझते हैं। Today there are few countries where corporations have the ability to make inhumane physical and mental demands on employees. आज कोई कंपनी इनह्यूमन यानी कि जिसमें इंसानियत नहीं है, ऐसा फिजिकल या मेंटल डिमांड नहीं कर सकती। लिमिटिंग पर्सन्स वर्किंग लॉ इज बेनिफिशियल टू सोसाइटी। अगर हम एक बंदे के काम करने के ऊपर लिमिट लगा दे, भाई आप 8 घंटे ही काम करोगे, ये ओवरऑल एक सोसाइटी के लिए अच्छा है, बेनिफिशियल है। एज इट, क्योंकि अब अपनी बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं, एज इट इंश्योर्स वर्कर्स टाइम फॉर देमसेल्फ, कि अगर लिमिटेड आवर वर्किंग होंगे तो जो लोग हैं वो खुद को टाइम दे पाएंगे। इन कंट्रीज वेयर दीज लॉज डू नॉट एग्जिस्ट और आर पूरली डिफाइंड, they may still be there may still be instances of child labor or lone working days. जिन देशों में ऐसे कानून नहीं है, वहां पे चाइल्ड लेबर देखने को मिलती है, या लंबा लंबा काम करने के लिए मतलब कि उनको मजबूर किया जाता है। अब देखो दोबारा से एग्जांपल दे रहे हैं, और जब भी हम एग्जांपल लिखते हैं तो कोमल है, देखो एग्जांपल बहुत जरूरी है अपनी बात को एक्सप्लेन करना, उसके बाद एग्जांपल देना। इन सेवरल एशियन कंट्रीज, ईस्ट एशियन कंट्रीज, फैक्ट्री वर्कर्स मस्ट लिव एंड वर्क एट देयर जॉब विद लिटिल अपॉर्चुनिटी फॉर एन आउटसाइड। अगर आप एशिया के अंदर देखोगे, बहुत सारी कंट्रीज के अंदर क्या है कि वर्कर्स को अपनी जहाँ पे काम कर रहे हैं वहीं पे ही रहना पड़ता है, तो वो कहीं बाहर नहीं जा सकते, उनके पास अपॉर्चुनिटी उनसे बाहर जाने की। इन कॉन्ट्रास्ट, और अगर हम इसका कंपैरिजन करें, कंपैरिजन करने के लिए क्या है, कॉन्ट्रास्ट वर्ड यूज किया गया, और इनका का कॉमा लगेगा, इन कॉन्ट्रास्ट के बाद कॉमा लगेगा। इन कंट्रीज विद स्ट्रिक्ट लेबर लॉज, और जहां पर लेबर लॉज काफी सख्त हैं, अ पर्सन पोजेसेस मोर टाइम फॉर फैमिली। एक आदमी के पास ज्यादा टाइम होता है परिवार के लिए, हॉबीज एंड फ्रेंड्स, अपने कुछ शौक पूरे करने के लिए, अपने दोस्तों के लिए। फ्री टाइम इज वन वे ऑफ गारंटिंग बेटर क्वालिटी लाइफ। फ्री टाइम गारंटी है क्वालिटी लाइफ के लिए, एंड ओवरऑल सेटिस्फैक्शन। बेनिफिट्स, बेनिफिट विच कैन हैव रेमिफिकेशन फॉर सोसाइटी एज अ होल, उसके अलग अलग फायदे होंगे हमारे समाज। ठीक है, अब देखते हैं इन कंक्लूजन। अब जब भी हम कंक्लूजन लिखेंगे तो हम क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। लॉज रिलेटेड टू वर्किंग कंडीशन प्रोटेक्ट वर्कर्स, जो प्रोटेक्ट वर्कर्स। हम अपनी बात का कंक्लूजन कर रहे हैं। कंक्लूजन का मतलब क्या होता है, बीपी1 में हमने क्या पढ़ा और बीपी2 में हमने क्या पढ़ा, उसका निचोड़ यहाँ पर लिख रहे हैं। अब हम पहली बात क्या लिख रहे हैं, जो लॉज हैं वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड, ये प्रोटेक्ट करते हैं वर्कर्स को, एंड फॉर दैट रीजंस आर पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव है। इट इज ऑल्सो एसेंशियल दैट द कंट्रीज एंड फॉर, ये जरूरी भी है कि जो देश है वो ऐसे कानूनों को लेकर आए, उनको लागू करें, पास करें। देखो ये हमने एक ओवरऑल आइडिया लिया इसके रिलेटेड कि जो वर्किंग आवर्स हैं उसके ऊपर कंस्ट्रेंट लगाना जरूरी है या नहीं है, वो पोस्ट डेवलपमेंट है या नहीं है, कैसे पहले के जमाने में टाइम ज़्यादा लेते थे लोगों का, अपॉर्चुनिटीज अच्छी नहीं थी, बट अभी के जो डेवलप कंट्रीज हैं उसमें ये सब चीज़ें नहीं है। तो एक हमने ओवरऑल एक आइडिया लिया कि आपको कैसे लिखना टॉपिक को। अब थोड़ा सा और समझते हैं इसी चीज़ को कि क्या क्या बातें आप ध्यान रख सकते हो इसके अंदर। देखो इन मैनी कंट्रीज, इन कई देशों, है ना, इनके बाद कॉमा लगेगा, इन मैनी कंट्रीज का क्या कॉमा लगेगा। इट इज कॉमन, ये क्या है, कोलोकेशन। जब भी आपने कहना ये तो आम बात, इट इज कॉमन, आप लिख सकते हो। इन माई ओपिनियन, ये भी क्या है, कोलोकेशन। इन माई ओपिनियन कॉमा लगता है। अब देखो यहाँ पर ये क्या बन गया, कोलोकेशन। कोलोकेशन का क्या मतलब होता है, शब्दों की माला को क्या बोलते हैं, कोलोकेशन। जब भी आप कहते हो एक्सप्लॉयटेशन खत्म करने के लिए, टू डिस्करेज एक्सप्लॉयटेशन, तो ये शब्दों की माला आपने याद रखनी। और इट इज डिसाइडेडली पॉजिटिव ओवरऑल, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। जब बहुत श्योर होकर कह रहे हो भी पॉजिटिव ओवरऑल, क्या लिख सकते हो, इज डिसाइडेडली पॉजिटिव ओवरऑल, या इज पॉजिटिव ओवरऑल लिख सकते हो। ये भी क्या कोलोकेशन होता है। अब आपको कारण बताना है, तो कारण, एक चीज के पीछे कारण बताने, तो कैसे स्टार्ट करोगे, द मेन रीजन, ठीक है ना। अब देखो ये कोलोकेशन है, कंपनीज को टेक एडवांटेज ऑफ देयर एम्प्लॉइज, ठीक है ना। ये आप पूरी पूरी कोलोकेशन या लाइन ध्यान रख सकते हो कि कंपनीज क्या कर सकती है, अपने एम्प्लॉइज का फायदा उठा सकती है। जब भी फायदा उठाने की बात होती है तो टेक एडवांटेज ऑफ, ठीक है ना। अब देखो जब भी आपने कहना है कि इसके आसपास, तो कैसे लिखोगे, अराउंड द बिगनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ऐसा जब भी किसी अराउंड द बिगनिंग ऑफ दिस, यानी कि इस तरह से आप लाइन लिख सकते। इट वाज अ कॉमन प्रैक्टिस, अगेन देखो जब भी कोई आम बात है तो पहले इट इज कॉमन, इट वाज अ कॉमन प्रैक्टिस, ठीक है ना।
और देखो ये कंडीशनल सेंटेंस है, इफ के बाद अगर लगा रहे हो तो देन लगता हो, ये क्या बन गया कंडीशनल सेंटेंस है। और कंडीशनल सेंटेंस अगर आप एक ऐड करते हो तो आपके नंबर बनते हैं ज्यादा बैंड बनते हैं। ध्यान रखना एग्जाम्पल डालना है, कोई ना कोई एविडेंस डालना है, कंडीशनल सेंटेंस डालना है, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, कोलोकेशन समझ रहे हैं, इनको आप नोट डाउन कर सकते हो और इनके नोट्स बना सकते हो, यूज कर सकते हो राइटिंग के अंदर। टुडे देयर आर few very few countries where corruption make inhuman physical and mental demands। अब देखो inhuman physical and mental demands का मतलब है इसमें इंसानियत नहीं, तो ये एडजेक्टिव प्लस नाउन या कोलोकेशन भी बोल सकते हो उसका। लिमिटिंग अ पर्सन वर्किंग इज बेनिफिशियल टू सोसाइटी, अगर किसी भी चीज का फायदा है तो क्या लिखोगे, इट इज बेनिफिशियल टू द सोसाइटी, ठीक है ना। हाँ। अब देखो एग्जाम्पल देने के लिए आप क्या लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल कॉमा लगाओगे। देखो जब किसी कंट्री का नाम लिखते हो, जैसे इंडिया का नाम लिखोगे तो आई कैपिटल लिखोगे, जर्मनी का जी कैपिटल लिखोगे, ऐसी ईस्ट एशियन कंट्रीज, ईस्ट का ई, ए का ए, एशियन का ए कंट्रीज में बड़ा लिखोगे। जब भी कंपैरिजन करना है तो आप क्या लिखोगे, इन कॉन्ट्रास्ट। इन कॉन्ट्रास्ट लिख रहे हो तो कॉमा लगा सकते हो, और अगर बीच में लिख रहे हो तो THAN लिख सकते हो या एज कंपेयर टू लिख सकते हो। कंपैरिजन अगर करते हो तो उसका भी आपका स्कोर बनता है। ध्यान रखना, कोशिश करना राइटिंग के अंदर एक आधा इफ वाला सेंटेंस, कंट्रास्ट करना, कंपैरिजन करना, इन चीजों को अगर यूज करते हो तो आपको बेटर स्कोर मिलता है, ठीक है। ओके, अगेन कंक्लूजन करोगे तो इन कंक्लूजन, और इट इज असेंशियल। इट इज असेंशियल का क्या मतलब होता है कि जरूरी है, असेंशियल का मतलब क्या होता है, जरूरी होता है। और कंट्रीज एनफोर्स द लॉ दे हैव पास्ड, ठीक। एनफोर्स का मतलब लागू करना, कि कंट्रीज को क्या करना चाहिए, जो कानून उन्होंने बनाए हैं वो लागू भी करना चाहिए। ये हमने एक टॉपिक पढ़ा, आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।